डियर स्टूडेंट, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको थर्ड यूनिट्स का सिलेबस बताएंगे। थर्ड यूनिट्स मतलब कि थर्ड यूनिट्स का चैप्टर है, ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थर्ड यूनिट से लगभग काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? जर्नल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? सामान्य, सामान्य, किस प्रकार का अभिलेख है? सामान्य, शैक्षिक, वित्तीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? वित्तीय आंसर सही होगा। क्या होगा? वित्तीय आंसर सही है। क्या आंसर सही है? वित्तीय आंसर सही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है जैसे पाठ सहभागी क्रियाएं आधारित है क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी पर। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है किस पर आधारित होती है? क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, यानी इन सभी पर आधारित तो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा आंसर? उपयुक्त सभी। अगला है अच्छा शिक्षण प्रकार है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से है लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपयुक्त सभी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मतलब शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, मेधावी व परिश्रमी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में क्या होता है? अच्छे से नॉलेज रखता हो, अच्छे से जागरूक हो। तो क्या होगा? अपने विषय में प्रवीण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। मतलब शिक्षा को तो ना कोई चुरा सकता है और ना ही इसे कोई छीन सकता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका घर वाला हो, कोई भी हो। मतलब इसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई इसे चोर छीन सकता है। तो इसलिए ये क्या है? इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। इसे कोई छीना नहीं सकता है या छीन नहीं सकता है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही। मतलब सभी होता है। शिक्षा परम धन होता है। क्या होता है? शिक्षा एक परम धन है और जो हमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब ये जरूर याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, सत्य नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षण एक कला है। मतलब शिक्षण एक क्या है? कला है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब शिक्षक जन्मजात नहीं होता। अगर क्या वो कोई व्यक्ति होता है, मतलब पैदा होते ही क्या शिक्षक बन जाता है? नहीं है। मतलब शिक्षक नहीं बनता है और वो क्या है? जन्मजात नहीं होता है। तो शिक्षक क्या होता है? ये कथन क्या होगा? रॉन्ग होगा, मतलब गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन 9वें में बात करेंगे, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो। तो क्या होना चाहिए, जो आपके विचार में जो शिक्षा तभी सार्थक मानी जाती है जब वो छात्र के प्रति क्या हो, केंद्रित हो। तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र केंद्रित। क्या होगा, छात्र केंद्रित। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, आपके विचार में शिक्षण क्या है। आपके विचार में शिक्षण क्या है। तो आपके विचार में शिक्षण क्या है। तो चलिए आपके बात कर लेते हैं, आपके विचार में शिक्षण क्या है, बताइए। तो आपके विचार में शिक्षण क्या है, बताओ। एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है, यह एक क्रिया, मतलब एक क्रिया मात्र है। तो मतलब जो आपके विचार में शिक्षण, एक जानते हो क्या होती है, एक कौशल होती है। क्या होती है, एक कौशल होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निशुल्क करने से क्या होती है। मतलब आपके विचार में अगर हम मान लिया जाए शिक्षा को निशुल्क कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, निशुल्क। मतलब शिक्षा को आप निशुल्क जब कर देते हैं तब क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब शिक्षा में अधिक से अधिक क्या होती है, साक्षरता बढ़ती है। मतलब शिक्षा के प्रति क्या होती है, साक्षरता अधिक से अधिक आती है। तो अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूल में शिक्षा स्तर गिरेगा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, साक्षरता बढ़ेगी। अगर हम प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करें तो क्या होगी, साक्षरता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य। मतलब शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है, उनके शिष्य, उनके शिष्य करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, उनके शिष्य। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो अगले में आपको बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, बताइए। बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य यही है कि लड़कों का क्या है, मतलब बालकों को सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूल में पर्यावरण शिक्षक, सॉरी, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। तो पहला आंसर क्या होगा, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। ठीक है, तो ये इस आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला आंसर। अगला है, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो वो है जॉन ड्यूबी, मतलब रॉस ड्यूबी, कामेनियस, अरस्तु। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूबी। मतलब इसका आंसर ड्यूबी होगा। क्या होगा, ड्यूबी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला है, विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है। भौतिक तत्वों की, मानवीय तत्वों को, इन दोनों तत्वों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जानते हो क्या होगा, इन दोनों तत्वों को, मतलब भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों को, ये दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। शिक्षा शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, नैतिक व्यवहार का,
सामाजिक क्रियाओं का उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का, उपयुक्त सभी का सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन के, प्रधानाचार्य, अध्यापक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानाचार्य करता है। कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, परिनिरीक्षक, उपयुक्त सभी। तो इसमें शिक्षक काम करता है, प्रधानाध्यापक और परिनिरीक्षक, मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंधन का मुख्य तत्व है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यालय संगठन क्या होता है? विद्यालय संगठन मतलब क्या है कि विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के बिना के किन हितों की रक्षा करना, लिखना होता है। तो इसका क्या होगा? समाज के आदर्शों का, समाज की मान्यता व मूल्यों का, इन दोनों का। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों का। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों का सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों का सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा को, किसको? बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? योग्यताओं की, अभिरुचियों की, शक्तियों व संवेगों की, उपयुक्त सभी की। मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी की। विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को, इंजीनियरिंग को, उपयुक्त सभी। मतलब सभी के। विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को और इंजीनियरिंग को। इन तीनों को क्या है? उपयुक्त स्थान दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? सक्रिय, उपयोगी, कुशल, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? आदर्शों व आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों, इन दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों पर, मतलब आदर्शों व आकांक्षाओं और आवश्यकताओं और मूल्यों व संस्कृतियों पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही क्या होगा? बताइए। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप क्या होता है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप क्या होता है? एक तंत्रात्मक, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप रहित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हस्तक्षेप रहित। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा होना चाहिए? हस्तक्षेप रहित। विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संकुचित, व्यापक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है,
विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन, मतलब विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, मतलब विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं। तो विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय एवं संचालन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है। शिक्षक करता है, प्रशासक करता है, प्रधानाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रधानाचार्य करता है। शिक्षक और प्रशासक को कौन नियंत्रित करता है, प्रधानाचार्य। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है। शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है। 7 से 11 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 17 से 19 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 7 से 11 वर्ष होता है। कितना, 7 से 11 वर्ष होता है। शेर बच्चे की जो स्काउट गाइडिंग होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को, मतलब किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। वाद विवाद, नाटक, खेलकूद, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। मतलब पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत, मतलब पाठ पढ़ाते हुए या फिर पाठ को पढ़ाने के अंतर्गत हमें और भी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। वाद विवाद, नाटक, खेल कूद, यानी इन सभी को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एच.सी. मैकोन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं। तो 2, 3, 4, 5। तो कितने स्तर बताए हैं, 3। कितने स्तर, 3 स्तर बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यालय के शिक्षक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर, मतलब उपयुक्त सभी। देखिए एक बात जरूर याद रखिएगा, ज़्यादातर क्या होते हैं, जितने उपयुक्त सभी वाले होते हैं लगभग सभी सही होते हैं। 99% क्या होते हैं, लगभग सभी सही होते हैं। ठीक है, और ये वीडियो को आप लोग देखते ज़रूर हैं और इसे शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शरीर किन क्रियाओं से हष्ट पुष्ट होता है। ड्रिल, व्यायाम, खेल कूद, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, ड्रिल, व्यायाम, खेल कूद, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। शरीर किन क्रियाओं से हष्ट, मतलब शरीर हमारा स्वस्थ और मजबूत होता है व्यायाम करने से और ड्रिल करने से और खेल कूद। ठीक है, तो जैसे ड्रिल मतलब परेड करने से, ड्रिल का मतलब यहाँ क्या होता है, परेड, परेड करने से भी हमारे शरीर में क्या होता है, हष्ट पुष्ट, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है, अगले में जैसे स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है। स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, मेजर ध्यानचंद, ड्यूबी, रॉबर्ट बेडेन पॉवेल, वाटसन। तो इसका स्काउटिंग के जन्मदाता, जो मतलब स्काउटिंग की थी, जन्मदाता कौन है, रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। कौन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है, रॉबर्ट बेडेन पॉवेल है। कौन है, रॉबर्ट बेडेन पॉवेल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती है। संगीत क्लब, बैंड क्लब, ऑर्केस्ट्रा,
उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मतलब जो संगीत से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया होती है वो संगीत क्लब हो सकती है, बैंड क्लब हो सकती है, ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, पाठ सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? धैर्य व ईमानदारी, सहनशीलता, न्यायप्रियता, उपयुक्त सभी। मतलब कि अगर हम पाठ सहगामी क्रियाओं से करते हैं तो हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं? धैर्य ईमानदारी का, और सहनशीलता का, और न्यायप्रियता का मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगला देख लेते हैं, श्वसन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? मतलब श्वासन, श्वासन, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना, अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर भाव, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वयं पर नियंत्रण रखना। स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आंसर है, देखते हैं 41वां क्वेश्चन, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती है? मैं आपको 164 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें कितने? 164 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए और आपके टी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी उपयोगी होंगे। चलिए देखते हैं। अगला है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियां, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह, साक्षरता सप्ताह, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, पाठ सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? रेडियो, फोटो संग्रह क्लब, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? विश्वास, सम्मान, आत्मानुशासन, आत्मानुशासन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मानुशासन, आत्मानुशासन। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? बंद वातावरण, मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, नियंत्र वातावरण, नियंत्र वातावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बंद वातावरण है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विद्यालय, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? भवन व मैदान, उद्यान, हॉस्टल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? ENI, LTHU, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ENI और LTHU होते हैं। चलिए देखते हैं अगला, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? नाले, नहर, बड़ी सड़क, उपयुक्त सभी। तो मतलब जो विद्यालय का वातावरण हो, विद्यालय ऐसी जगह पे बना हो जहाँ पे क्या हो? नाला ना हो, दूसरी बात क्या है? बड़ी सड़क ना हो, हाईवे रोड ना हो, और दूसरी बात क्या है? और नहर ना हो। तो इससे क्या है? विद्यालय का क्या होता है? अच्छा होता है। मतलब वातावरण विद्यालय का अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगला अगला क्वेश्चन है, 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितना एकड़ होना चाहिए?
2/3 एकड़, 3/4 एकड़, 2/5 एकड़, 2/6 एकड़। तो 2/3 एकड़ होना चाहिए। 160 छात्रों हेतु भवन कैसा होना चाहिए? 2/3 एकड़ होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। औचित्य व सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचशीलता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? लैमेंटिकम, लिंग्वाटिकम, लैंग्वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लैंग्वा। इसका आंसर क्या होगा? लैंग्वा। अगला देख लेते हैं। हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा, राजभाषा, आभाषा, मतलब बा और सा। तो इसका आंसर क्या होगा? बा और सा, मतलब सरकारी भाषा और राजभाषा माना गया है। किसको? हिंदी को माना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किसने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? तो क्रोच ने कहा था, गांधी ने कहा था, स्वीट ने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। तो इसको किसने कहा था? क्रोच ने कहा था। ध्वन्यात्मक शब्दों तथा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, ऐसा किसने कहा था? क्रोच ने कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी है? संस्कृत, असमिया, बांग्ला, कन्नड़। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत। भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? संस्कृत भाषा से उपजी। किससे? संस्कृत भाषा से। किससे? संस्कृत भाषा से उपजी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? राजभाषा, आर्य भाषा, आत्मभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। क्या कहा है? हिंदी को आर्य भाषा। किसने कहा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पाठ्यक्रम का एक विषय, संप्रेषण का एक साधन, बातचीत का एक ढंग, भाषा स्थायी होती है। तो इसमें क्या हो? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? भाषा स्थायी होती है। भाषा स्थायी नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत है। भाषा स्थायी होती है ऐसा कहना गलत है। तो इसमें ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई? जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? 2, 4, 5, 7। तो इसका कितना होता है? प्रयोग की दृष्टि से भाषा 7 होती है। कितनी होती है? भाषा 7 होती है। प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? मौखिक भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा। तो इसका क्या होगा? मूल भाषा। प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। तो बेलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? बेलार्ड नामक वैज्ञानिक थे। मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? 2, 4, 5, 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। बेलार्ड ने मातृभाषा को 2 भागों में विभाजित किया था। हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी है? हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, उपयुक्त सभी। मतलब कि ये तीनों भाषाएं होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 40। तो ये कई बार क्वेश्चन, मतलब कि 2018 से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? अनुच्छेद
क्या है 343 के अंतर्गत, ये सही होगा। ठीक है। अगला है किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ऐसा किसने कहा? महर्षि दयानंद, महर्षि पतंजलि, काव्यदर्श, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? महर्षि पतंजलि, ये सही होगा। क्या होगा? महर्षि पतंजलि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? आंग्ल भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका अंग क्या होगा? भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? आंग्ल भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा। भाषा का प्रथम रूप क्या है? मातृभाषा, द्विभाषा, त्रिभाषा, हिंदी भाषा। तो इसका क्या होगा? भाषा का प्रथम रूप होता है मातृभाषा। जो बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं, जहाँ पे पैदा होते हैं, वही उनकी क्या होती है? मातृभाषा होती है। अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती है? राज्यीय भाषा, जनपद भाषा, आर्य भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनपद भाषा। इसका आंसर क्या होगा? जनपद भाषा। निम्नलिखित में माँ से ली गई भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, आर्य भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मातृभाषा। मतलब जो हमारे माँ से मिलती है भाषा, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, वहाँ से जो हम भाषा ग्रहण करते हैं, वहाँ क्या है, जिस जननी में हम मतलब कि जन्म लेते हैं, वहाँ से जो भाषा हम ग्रहण करते हैं, उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया है 1951 में, 1956 में, 1960 में, 1968 में। तो इसका सही आंसर होगा 1956 में। क्या होगा? 1956 में सही होगा। ठीक है। अगला है भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया है? 1948 ईस्वी में, 1957 में, 1958 में, 1968 में। तो 1968 में क्या किया था? भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी? 3, 4, 8, 9। तो इसमें क्या होगा? आपको कितनी भाषाएं पढ़नी होगी? 4। कितनी भाषा? 4 भाषाएं पढ़नी होगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हम 4 भाषाएं पढ़ते हैं। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? 18, 20, 9, 15। तो इसका क्या होगा? हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चिंतन की योग्यता का भाषा की मतलब चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है, सीधा, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से सीधा संबंध है। क्या है? सीधा संबंध है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? 4, 3, 2, 7। तो कम से कम विद्यालय में 4 भाषाओं को पढ़ाई जानी चाहिए। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाएं पढ़ानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत पढ़ाइए। संस्कृत भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाते ही हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और एक उर्दू भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हमारी 4 भाषाएं हो जाती है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? अमृतवाणी, मृदुवाणी, देववाणी, लोकवाणी। तो हम क्या है, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जानते हैं? देववाणी के नाम से। किसके नाम से? देववाणी के नाम से जानते हैं। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मातृभाषा। क्या होगा? मातृभाषा सही है।
ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो इसका रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानात्मक सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? भाषा, पठन, पाठन, श्रव्य। तो पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? भाषा की परिधि में आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? 1950 में, 1949 में, हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया था? 1950, 1949, 1995, 1965। तो इसका आंसर क्या होगा? 1949 में किया गया था। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है, देवनागरी है, अपभ्रंश है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है कैसी है? देवनागरी है। चलिए अगला देख लेते हैं। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो उसे जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। भाषा क्या है? भा- भावाभिव्यक्ति का माध्यम, सांकेतिक भावाभिव्यक्ति, आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आ ब दोनों सही है। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? मौन वाचन, गहन अध्ययन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। तो इसका क्या होगा? आंसर व्यक्तिगत वाचन होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत वाचन के पहले की क्रिया क्या कहलाती है? सस्वर वाचन, सामूहिक वाचन, गहन अध्ययन, मौन वाचन। तो इसका सही होगा सामूहिक वाचन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सस्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? लिखना, पढ़ना, मौखिक, सुनना। तो मौखिक क्या होते हैं? सस्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त कर होने लगती है? मौखिक। कौन सी? मौखिक होने लगती है। किस प्रक्रिया में छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? सस्वर वाचन, गहन अध्ययन, मौन वाचन, अभिव्यक्ति वाचन। तो इसका सही आंसर गहन अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न वाचन की विधियां कौन सी है? सरोज स्वरोच्चर विधि, संयुक्त विधि, कविता विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। लिखित भाषा की इकाई क्या है? वर्ण, व्यंजन, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो लिखित भाषा की जो इकाई होती है वर्ण होती है, जैसे का, खा, गा, ये सब होते हैं ना। ठीक है, तो ये होती है। अगला अगला देख लेते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? स्थायी रूप में, अस्थायी रूप में, उपयुक्त दोनों रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थायी रूप में। हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? शब्द रचना का, व्याकरण रचना का, वाक्य रचना का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वाक्य रचना का होता है। श्रुति लिपि की कितनी विधियां होती है? 5, 4, 8, 3। तो इसका कितना होगा? श्रुति लिपि की कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या हैं? अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, छात्र को ठीक आसन पर बैठाया जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? हिंदी के, समाज के, भाषा के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? भाषा। व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? भाषा के रूप होते हैं।
चलिए अगला देते हैं, किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? पढ़ना, मौखिक, सुनना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मौखिक। लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। तो इसका क्या होगा? चतुर्थ। लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? वो होती है चतुर्थ। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। लेखन कौशल में श्रुति लिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय। तो इसका आंसर क्या होगा? तृतीय होती है। क्या होगा? तृतीय सही होगा। कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? 11, 10, 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? इसका 11 सही होगा। क्या होगा? 11 सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? भाषा पर विचार, अच्छी स्मरण शक्ति, विनोदी स्वभाव, उपयुक्त सभी। तो ये सही होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निबंध का पहला मुख्य आधार क्या है? संस्करण, विषय, भाषा, प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा। निबंध का पहला मुख्य आधार क्या होता है? भाषा। भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? 3, 4, 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आ नंबर मतलब 3। ठीक है, हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि, निर्णायक विधि, सुलेखन विधि, प्रयोग विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रयोग विधि। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? प्रत्याशा, नीय, ताप्ती, वर्णन, फलागम। फलागम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वर्णन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? वर्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कहानी और उपन्यास किस कारण समानता है? कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? कथानक, चरित्र निर्माण, बाह्य दृष्टि, कल्याण शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? कल्याण शक्ति। मतलब कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? कल्याण और शक्ति के द्वारा समानता है। नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक उपयोग मतलब कि पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है? तो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द नंबर मतलब हिंदी। नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? हिंदी। नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? रंगमंचन अभिनय, कक्ष अभिनय, मौन पाठन, वाचिक अभिनय। इसका सही आंसर मौन पाठन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है प्राथमिक स्तर पर क्या है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? लिखित परीक्षा विधि, प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, मौखिक परीक्षा विधि, वार्षिक परीक्षा विधि। तो इसका सही आंसर मौखिक परीक्षा विधि। हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? मूल्यांकन, परीक्षा, उत्तर पुस्तिका, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होता है? मूल्यांकन। हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? मूल्यांकन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती है? 8, 7, 6, 10। तो इसकी कितनी होती है? 7। अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती है? 7। मूल्यांकन का अभिन्न अंग है शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण, परीक्षण। तो इसका क्या होता है? शिक्षण। मूल्यांकन का अभिन्न अंग है, क्या है? शिक्षण है। चलिए नेक्स्ट, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? यथार्थ, शुद्ध, सरल, स्थिर। तो इसका सही आंसर यथार्थ होगा। मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? मापन का, परीक्षण का, व्यापक का, क्रियात्मक का। तो इसका सही होगा, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? मापन का देता है। किसका देता है? मापन का देता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा, मतलब भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा होती है वो है संस्कृत। क्या है भारत की सबसे प्राचीन भाषा? संस्कृत है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीक के लिए एक ध्वनि होती है। दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर, अनुकरण पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही होगा उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देख लीजिए। कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली, उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर उपयुक्त तीनों होगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है प्राथमिक अनुभव, द्वितीयक अनुभव, द्वितीयक अनुभव, तृतीयक अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्राथमिक अनुभव करते, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा क्या करता है? अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? चारित्रिक, नैतिक, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? आ बात दोनों सही है। बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? राज्य से, परिवार से, बचपन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिवार से। किससे? परिवार से सीखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? कितने वर्षों तक अध्ययन किया? 40, 50, 60, 70। तो 50 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। अगला है, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? 280, 260, 270, 250। तो कितने होंगे? 270। 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्द होंगे? 270 शब्द होंगे। कितने? 270 शब्द होते हैं। भाषा कैसी होनी चाहिए? विषय अनुकूल होनी चाहिए, अवसरानुप अवसरानुरूप होनी चाहिए, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सा सही होगा। इनमें से आ बा दोनों सही होना चाहिए। भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर 2 होगा। क्या होगा? 2। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ब्रज प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रज प्रदेश। ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश से ली गई। कहाँ से? ब्रज प्रदेश से। भाषी ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वक्ता के वाग्यंत्र से, वाक्य के उच्चारण से, कंठ से, मुख से। तो इसका सही होगा वक्ता के वंग यंत्र से। प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? रचना, भाषा, शब्द, अक्षर। क्या कहते हो? ये सही होगा अक्षर। प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो यही सही होगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला है शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है। शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उपयुक्त सभी कार्य संपन्न होते, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है व्यक्तिहीन व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। इसका सही आंसर होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? कार्य कारणों के संबंधों को ज्ञात करके, समुचित भविष्यवाणियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संबंधों को ज्ञात करके। अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से, बालक को समझने के लिए उपयुक्त सभी। तो ये सही होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। अगला है वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता को जो वातावरण दिखता है उसका कारण है शिक्षण विधियाँ, अच्छा वातावरण, मनोवैज्ञानिक उपचार, कुशल अध्यापन। तो इसका सही आंसर होगा मतलब मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला है अगला है शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, रोज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षक। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक। क्या होगा? शिक्षक सही होगा। अगला देख लेते हैं। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। अभ्यास से, अनुभव से, परिपक्वता से, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? अनुभव से। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है अनुभव से। अधिगम का मुख्य आधार है अनुभव, आत्मविश्वास, परिपक्वता, विश्राम। तो इसका सही आंसर परिपक्वता होगा। अगला देख लेते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी में सही होगा। लैटिन शब्द परसोना का संबंध है व्यक्तित्व का मापन से, व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व की अवधारणा से, व्यक्तित्व की विधि से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व से। क्या होगा? व्यक्तित्व से। अगला देखिए। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यौनावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैशवावस्था। क्या होगा? शैशवावस्था। व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है आत्मचेतना, समंजस, सामाजिकता, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर होगा निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति सही होगा। अगला देख लीजिए। निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? थॉमसन का, यंग का, लावेल का, एंडरसन का। तो थॉमसन प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक है भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो इसका क्या है? निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। क्या होगा? आत्मगौरव सही है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है नींद, सर्वजनात्मकता, मध्य व्यसन, आत्म प्रशंसा। तो इसका सही आंसर होगा नींद। क्या होगा? नींद। अगला देख लो। प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है तनाव में वृद्धि, प्रेरणा में वृद्धि, व्यक्तित्व, प्रकृति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका तनाव में वृद्धि होता है। कक्षा में अगला देख लीजिए। 144वां क्वेश्चन है। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मंडली, छात्र प्रेरणा, पुरस्कार, दंड, प्रभिदा। तो इसका सही होगा
छात्र प्रेरणा। क्या होगा? छात्र प्रेरणा सही होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी? ड्यूबी, हिलमैन, गैरेट, हिलगार्ड तथा एटकिंसन। तो इसका क्या? हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने किया था। अगला, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिदृष्टि, विकास, परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं, तो यह भी दृष्टि हो। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिदृष्टि। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था, गैरिट ने कहा था, स्किनर ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। किशोरावस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन काल है, ऐसा किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक मतलब कठिन, मतलब किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? सोरेनसन का, हॉरलॉक का, क्रो का, थर्डाइक का। तो इसका दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, ऐसा हॉरलॉक ने कहा था। किसने कहा था? हॉरलॉक। चलिए अगला देख लेते हैं। औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? मानव का मानसिक विकास, मानव का शारीरिक विकास, व्यवसाय हेतु तैयार करना। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव का मानसिक विकास। मानव का मानसिक विकास सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील, अचेतनशील, उपयुक्त, दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो इसका चेतनशील। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील होती है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 में, 15 अगस्त 2010 में, 26 जनवरी 2015। इनमें से कोई नहीं, तो 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुशासन स्पष्टता मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि, यह कथन है लिंडले का, ब्लैक का, रैंडी का, टिप्पी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिंडले का। क्या होगा? लिंडले का सही आंसर होगा। ठीक है, किसने विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए था? एडम एडमंसन, डायक, रूसो, ड्यूबे। एडमंसन ने किया था। किसने किया था? एडमंसन ने किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, ऐसा किसने कहा? मतलब जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा था? एडम मंसन, जॉन वेस्ले, जॉन ड्यूबी, फिलिप जैक्सन। तो इसने जॉन वेस्ले ने कहा था जितना अच्छा आप कर सकते हैं उसे करें। तो ऐसा किसने कहा? जॉन वेस्ले ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किसने कहा कक्षा ऐसा स्थान है? कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। ऐसा किसने कहा? दार्शनिक जॉन ड्यूबी, एडम एडमंसन और शिक्षाविद फिलिप जैक्सन, जॉन वेस्ले। फिलिप जैक्सन ने कहा था। शिक्षाविद फिलिप जैक्सन मतलब एजुकेशन के मतलब कि कहने वाले फिलिप जैक्सन थे। कौन थे? फिलिप जैक्सन। चलिए नेक्स्ट। दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किसने कहा था? किस दार्शनिक ने कहा था? पी रेन ने कहा था, फिलिप जैक्सन ने कहा, जॉन ड्यूबी ने कहा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा पी रेन ने कहा था। पी रेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगला है, जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन को होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन
विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा किसने कहा? फिलिप जैक्सन ने कहा, पीरेन ने कहा, जॉन ड्यूबी ने, ग्रीन ने कहा। पीरेन ने कहा। किसने कहा? जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा किसने कहा? पीरेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगला है, चलिए अगला देख लेते हैं। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं, क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। क्रिया में शारीरिक श्रम होता है। क्रिया रचनात्मक कार्य है। क्रिया रुचिकर होती है। तो इसका सही आंसर छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। यदि कोई छात्र आकरण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप उसे तत्काल क्या पीट देंगे? उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे? बताइए किससे करेंगे? चलिए अगला देख लेते हैं। तो उसकी शिकायत तो किससे करेंगे बताइए? उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ऐसे नहीं उसे पीट डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो उसे हम बालकों को पारितोषिक देकर मतलब उसे बताकर, उसे समझाकर उसे हम क्या करेंगे? दूर करेंगे, उसकी आदत को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, शिक्षकों का केवल विचार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षकों को विकास एवं उनका मानसिक स्तर। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किसने कहा? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा विकास है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? मानसिक विकास है। क्या होगा? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कैसा विकास है? मानसिक विकास है। अगला है, अगला देख लेते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर सही होगा 11 वर्ष की आयु में। मतलब हम तार्किक हो जाते हैं, जिज्ञासा करने लगते हैं, निरीक्षण करने लगते हैं। तो वो किस आयु में करते हैं? 11 वर्ष की आयु में करते हैं। दो बालक में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। ऐसा कथन किसने कहा? सोरेनसन ने कहा, हार्लॉक ने कहा, क्रो ने कहा था, डाइक ने कहा, हरलॉक ने कहा था। तो थैंक यू क्लास। ये वीडियो को आप देखते ज़रूर हैं, उसे शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।